हिंद कंटिन्यू करते हैं अपने बायोलॉजी की क्लास को। पिछले क्लास में हम लोगों ने रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि श्वसन तंत्र के बारे में बिल्कुल विस्तार से समझ लिया था। रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है, रेस्पिरेशन में कौन कौन से ऑर्गन्स पार्टिसिपेट करते हैं और इसके साथ ही साथ कैसे रेस्पिरेशन से हमारे शरीर के अंदर एनर्जी का फॉर्मेशन होता है, एटीपी कैसे बनते हैं, इसके बारे में बिल्कुल विस्तार से समझा था। इसके साथ साथ हम लोगों ने इंटरनल और एक्सटर्नल रेस्पिरेशन के बारे में भी समझा था, अंतर और बाह्य श्वसन के बारे में भी बिल्कुल विस्तार से समझ लिया था। आज हम लोग बात करने वाले हैं सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण तंत्र क्या होता है? इसमें बेसिकली जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं हमारे बॉडी में, हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में देखा था कि कई सारे न्यूट्रिएंट्स बनते हैं हमारे शरीर में जब हम भोजन को ग्रहण करते हैं तो, और ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं, इन न्यूट्रिएंट्स को कैसे हर एक ऑर्गन्स तक पहुंचाया जाए, जिस ऑर्गन को जिस न्यूट्रिएंट की ज़रूरत है उसको कैसे सप्लाई किया जाए, तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो प्ले करता है सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि परिसंचरण तंत्र। ठीक है, आज हम लोग इसके बारे में बिल्कुल विस्तार से समझने वाले हैं कि कैसे ये सर्कुलेटरी सिस्टम फंक्शन करता है हमारे बॉडी में। बट बिफोर स्टार्टिंग टुडेज क्लास, एक बार हम लोग पिछली क्लास को अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं। सो इन आवर लास्ट क्लास वी स्टडीड अबाउट रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि श्वसन तंत्र के बारे में समझा था। श्वसन तंत्र क्या होता है? तो जो भी हमें ब्रीदिंग में हेल्प करता है, ठीक है, ब्रीदिंग में, वो सिस्टम क्या कहलाता है? दैट इज नोन एज रेस्पिरेटरी सिस्टम। कई ऑर्गन्स इसमें इन्वॉल्व थे, हम लोगों ने इनके बारे में स्टडी किया था और ये भी देखा था कि हम तकरीबन एवरेज 1 मिनट में 15 से 16 बार ब्रीथ करते हैं। ये एक एडल्ट का डाटा था, ठीक है, जो एक एडल्ट होता है। वहीं पे यदि बच्चों की बात करें तो बच्चे, क्योंकि उनका लंग्स छोटा होता है, तो वो 20 से 22 बार ब्रीथ करते हैं एक बार में। ठीक है, जब हम बात करते हैं बच्चों की। रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम लोगों ने देखा था कि हम इनहेल और एक्सेल करते हैं। जब इनहेल करते हैं तो उस समय हम ऑक्सीजन इनटेक लेते हैं और जब हम एक्सेल करते हैं यानी सांस बाहर छोड़ते हैं तब हम CO2 को छोड़ते हैं। इसका डाटा भी हमने देखा था। जब हम इनहेल कर रहे थे तो वाइल वी आर इनहेलिंग, हम लोगों ने जो नाइट्रोजन होता है, तो सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन होता है 78%, इतना हम लोग इनटेक करते हैं। 78% जो हम वायु एक्चुअली हमारे जो मुख से हमारे लंग्स तक जा रही है उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं इसके बारे में बात करें तो जब हम इनहेल करते हैं, सांस लेते हैं, तब नाइट्रोजन भी जाता है और नाइट्रोजन के साथ साथ ऑक्सीजन भी जाएगा। ऑक्सीजन जाएगा कितना? जितना ये इन्वायरमेंट में होता है 21%, और CO2 भी जाता है। CO2 कितना है? CO2 होता है 0.02%। लेकिन जब हम सांस छोड़ते हैं, जब हम एक्सेल करते हैं, तब उस समय क्या होता है कि नाइट्रोजन पूरी तरह से बाहर आ जाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन की हमें ज़रूरत नहीं है। नाइट्रोजन पूरा का पूरा बाहर आ जाएगा, यानी कि जब हम सांस छोड़ेंगे तो पूरा 78% बाहर आ जाएगा। वहीं पे ऑक्सीजन की हमें ज़रूरत है तो 4% ऑक्सीजन रख लिया जाता है लंग्स के द्वारा। ये 4% बाकी जो बचा हुआ ऑक्सीजन है उसको क्या करेगा? उसको बाहर छोड़ देगा, यानी कि 17% ऑक्सीजन बाहर आ जाएगा जब हम सांस छोड़ते हैं। और CO2 जो है ये हमारे शरीर में ऑलरेडी बना हुआ है, तो 4% एक्स्ट्रा CO2 निकलेगा यहाँ से, 4% CO2, और ये मिक्स होकर के इस 0.2% के साथ बाहर आ जाएगा। तो ये इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, यानी कि जब हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं तो उस समय कौन सी गैसेस कितनी मात्रा में हमारे शरीर में जा रही हैं और कौन सी गैसेस कितनी मात्रा में शरीर से बाहर जा रही हैं, उनका डाटा है। जब हम बात करेंगे रेस्पिरेशन की, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में, यानी अलग अलग जीवधारी होते हैं, उनमें अलग अलग तरीके से रेस्पिरेशन हो रहा था, तो वो हमने समझा था कि जैसे हर एक जीवधारी का अलग अपना ऑर्गन होता है जो रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। हमने बात करी थी कि जो ह्यूमन बींग्स होते हैं, ह्यूमन बींग्स, इनमें लंग्स के द्वारा रेस्पिरेशन होता है, यानी कि फेफड़ों के द्वारा होता है। वहीं हमने बात करी थी कि जो बर्ड्स होती हैं, ठीक है, बर्ड्स के अंदर भी ये लंग्स के द्वारा ही होता है, यानी फेफड़ों के द्वारा। बट जब हम बात करते हैं फिशेस की, यानी मछलियों की, तो मछलियों में ये गिल्स के द्वारा होता है। किसके? गिल्स के द्वारा, यानी गलफड़े के द्वारा। फिर हमने बात करी थी इंसेक्ट्स के बारे में। इंसेक्ट्स, तो इंसेक्ट्स के अंदर जो रेस्पिरेशन है वो होता है ट्रैकिया के द्वारा। ट्रैकिया, ठीक है, ट्रैकिया क्या है? एक तरह का रास्ता है जो हवा को उनके शरीर में प्रवेश कराता है और इसके कई जगह पे छिद्र देखने को मिलते हैं। एक इंसेक्ट के, एक कीड़े मकोड़े जितने भी होते हैं इंसेक्ट्स, उनके शरीर पे अलग अलग जगह पे ट्रैकिया के आउटपोर निकले होते हैं, वहाँ से वो क्या करता है? सांसों को अंदर लेता है। ठीक है, फिर हम लोगों ने बात करी थी एक विशेष तरह के जीवधारी की जिसका नाम है मेंढक, यानी कि फ्रॉग। इसके बारे में हम लोगों ने समझा था कि ये 3 तरह से सांसें ले रहा था। जब ये अपने बाल्यावस्था में था, यानी कि चाइल्डहुड में था, टेडपोल जब जिसे हम लोग कहते हैं, उस समय पे ये अपने गिल्स के मदद से, यानी जैसे मछलियाँ सांस लेती हैं तो गिल्स की मदद से ये सांस लेता है। जब ये एडल्ट होता है, यानी एक फ्रॉग बनता है जब, ठीक है, तो एडल्ट के समय पे फ्रॉग ये अपने लंग्स के साथ सांस लेता है, यानी लंग्स की मदद से सांस लेता है। और जब ये हाइबरनेशन की स्टेज पे होता है, हाइबरनेशन की स्टेज में,
हाइबरनेशन यानी कि जब लंबे समय के लिए सो जाता है उस समय पे अपनी स्किन से सांस ले रहा था, ठीक है, स्किन से सांस लेता है। ओके, तो आई होप आपको ये जो चीज़ें थी जो हम लोगों ने पिछली क्लास में स्टडी किया था ये इतना समझ में आया था। आगे बढ़ते हैं और कुछ हम लोगों ने और इम्पॉर्टेंट चीज़ों के बारे में समझा था, जैसे कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। जब हम बात करते हैं ह्यूमंस के अंदर सांस लेने की प्रक्रिया, तो उसमें अलग अलग ऑर्गन्स रिस्पॉन्सिबल थे। हम लोगों ने सबसे पहले बात करी थी रेस्पिरेटरी ट्रैक के बारे में, यानी कि जब हम सांस लेते हैं तो कुछ रास्ते होते हैं जिनसे हम सांस लेते हैं। उसमें सबसे पहला था नोज़ यानी कि नासा छिद्र, उसके बाद नोस्ट्रिल्स, ठीक है, नोज और नोस्ट्रिल्स के बाद जो नेक्स्ट था दैट वाज फेरिंग्स के बाद हम लोगों ने देखा था कि लैरिंग्स, ठीक है, लैरिंग्स के बाद ये आगे बढ़ता है और जाता है ट्रैकिया में। कहाँ पे जाता है? ट्रैकिया में। ट्रैकिया से ये जाएगा ब्रोंकाई जिसे बोलते हैं। ब्रोंकाई के बाद ये जाता है ब्रोंक्यूल्स, और ब्रोंक्यूल्स के बाद जाता है ये एल्वियोलिस। और ये एल्वियोलिस ही हैं जहाँ पे जो ऑक्सीजन और CO2 का एक इंटरचेंज हो रहा था। ऑक्सीजन और CO2, जो CO2 है इनका इंटरचेंज होता है कहाँ पे? ये हमारे ब्लड में, ठीक है। तो ब्लड में जो मिक्सिंग का काम हो रहा था वो यहीं पे हो रहा था, ठीक। ये हम लोगों ने पिछली क्लास में समझा था कि कैसे एल्वियोलिस जो कि फेफड़े के अंदर होती हैं वो क्या करती हैं, वहाँ पे ऑक्सीजन और CO2 का इंटरचेंज होता है ब्लड में, ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने लंग्स के बारे में समझा था कि जो लंग है, फेफड़ा है, ये इन्हीं सभी ऑर्गन से मिलकर के बना होता है। और लंग्स के नीचे की तरफ एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम लोग कहते हैं डायाफ्राम, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने रोल ऑफ हीमोग्लोबिन देखा था कि कैसे हीमोग्लोबिन वो डिटेक्ट करता है ऑक्सीजन को। इट डिटेक्ट्स ऑक्सीजन इन द एयर, ठीक है। हवा में जितनी भी ऑक्सीजन है उसको डिटेक्ट करने का काम हीमोग्लोबिन था। हीमोग्लोबिन जो आरबीसीज होते हैं उनमें पाया जाता है, जो हमारी ब्लड है उसमें आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। और ये जो हीमोग्लोबिन है ये और है, एक तरह का अयस्क है लोहे का, जैसे हेमेटाइट है तो वैसे ये एक अयस्क है लोहे का, जिसकी वजह से इसका रंग जो है वो रेड कलर का दिखाई देता है और इसीलिए जो ब्लड का कलर वो रेड दिखाई देता है। एक और इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोगों ने बात करी थी कि ऑक्सीजन के डिटेक्शन के साथ साथ जो हीमोग्लोबिन है वो काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव होता है कार्बन मोनोऑक्साइड से। तो यदि घर में कोई कोयला या फिर कोई अंगीठी जला करके सो जाता है तो ऐसे में क्या होता है कि घर की ऑक्सीजन जलने में खत्म हो जाती है, जो आग जल रही है उसमें ऑक्सीजन खत्म हो जाती है, और साथ ही साथ कोयले से निकलती है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होती है हीमोग्लोबिन से। तो जब भी हम सो रहे होते हैं तो हमारी जो लंग्स हैं वो अचानक से ज़्यादा क्या करते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड इंटेक करते हैं, और फिर ऐसे में हमारा जो ब्रेन है वो चोक होकर के हमारी डेथ हो जाती है, ठीक है। फिर हम लोगों ने सेलुलर रेस्पिरेशन की बात करी थी। सेलुलर रेस्पिरेशन के बारे में हम लोगों ने समझा था कि जो सेल के अंदर कैसे एनर्जी फॉर्म हो रही है, कैसे एनर्जी बन रही है, उसके बारे में विस्तार से समझा था कि जो हमारा सेल होता है उसके अंदर दो चीज़ें हम लोगों ने देखी थी। एक थी साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव, और उसी कोशिका द्रव में स्थित रहता है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो सेलुलर रेस्पिरेशन में हम लोगों ने देखा था कि जैसे ही जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो जा रहा है सेल के पास, तो सेल क्या करता है, साइटोप्लाज्म में ही 4 ATP बन रहे थे, 4 ATP का फॉर्मेशन हो रहा था, और इसमें से जो 2 ATP थे ये ग्लूकोज को तोड़ करके पायरुविक एसिड का निर्माण कर रहे थे, ठीक है। 2 पायरुविक एसिड का निर्माण कर रहे थे ग्लूकोज को तोड़ करके। ये जो 2 पायरुविक एसिड है ये जाते हैं कहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया में, और माइटोकॉन्ड्रिया में यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ पायरुविक एसिड के साथ यहाँ पे होती है क्रेब्स साइकिल। क्या होती है? क्रेब्स साइकिल, ठीक है। और क्रेब्स साइकिल जैसे ही चलती है तो यहाँ पे बनते हैं टोटल 36 ATP, क्योंकि एक पायरुविक एसिड जो है वो उसके अंदर 18 ATP मौजूद रहते हैं, और यहाँ पे इन दोनों पायरुविक एसिड को क्रेब्स साइकिल के द्वारा तोड़ करके 36 ATP का निर्माण किया जाता है। 36 ATP बनते हैं और CO2 गैस रिलीज होती है, ठीक है। CO2 गैस यहाँ पे रिलीज होती है। ये जो 36 ATP हैं ये मिलते हैं इस 2 ATP के साथ और बनाते हैं टोटल 38 ATP, और जो कि फॉर्म करता है एक एटम ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। और इसी ग्लूकोज से फिर हम लोगों को क्या मिलती है, हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है। तो ये हम लोगों ने पिछले क्लास में ये सारी चीज़ें समझी थी जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। अब आइए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं आज के टॉपिक को बिल्कुल विस्तार से, दैट इज सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि परिसंचरण तंत्र। अब बात करेंगे यदि सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि परिसंचरण तंत्र के बारे में, तो समझते हैं कि सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है और कैसे हमारी बॉडी में ये हेल्पफुल है। तो देखिए, जब हम बात करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम, तो देखिए हमारी बॉडी में कई अलग अलग तरह के ऑर्गन्स हैं। फॉर एग्जांपल जब हम बात करेंगे हमारी बॉडी में ऑर्गन्स की, तो हमारे बॉडी में ब्रेन है सबसे ऊपर, ठीक है।
उसके नीचे लंग्स हैं, लंग्स के बीचों बीच आपको हार्ट देखने को मिलेगा, नीचे जाएंगे आपको इंपॉर्टेंट किडनी देखने को मिलेगी, ठीक है। और भी कई इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं जो हमारी बॉडी को फंक्शन करने में काफ़ी हेल्पफुल है, ठीक है। अब ये जितने भी ऑर्गन्स हैं इनको किसी न किसी न्यूट्रिएंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। फॉर एग्जांपल इन सभी के अंदर ब्लड की तो आवश्यकता होती ही होती है, ठीक है। ब्लड चाहिए ही चाहिए, ऑक्सीजन भी ज़रूरी होता है किसी न किसी ऑर्गन्स के लिए, ठीक है। ऐसे ही कई सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक है, ये ज़रूरी होते हैं अलग अलग ऑर्गन्स के लिए। साथ ही साथ हार्मोन्स रिलीज होते हैं, ठीक है, ये चाहिए होते हैं। एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, ये चाहिए होते हैं। अब देखिए इतने सारे ऑर्गन्स हैं और इनके लिए इतने रिक्वायर्ड जो एलिमेंट्स हैं वो चाहिए होते हैं। तो जो इतने रिक्वायरमेंट हैं किसी एक ऑर्गन के लिए, इतनी सारी चीज़ें, ब्लड भी चाहिए होता है, ऑक्सीजन भी चाहिए होता है, न्यूट्रिएंट भी चाहिए, हार्मोन्स भी चाहिए, एंजाइम्स भी चाहिए। अब इतनी सारी चीज़ें हैं तो इसको इन ऑर्गन्स तक पहुंचाने के लिए जो सिस्टम बनाया गया है उसे हम लोग क्या कहते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम। तो सर्कुलेटरी सिस्टम का बेसिकली काम क्या है, तो ट्रांसपोर्ट्स क्या क्या ट्रांसपोर्ट करेगा, तो न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करेगा, ठीक है, और क्या करेगा, ब्लड को ट्रांसपोर्ट करेगा, और इसके साथ ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करेगा, एंजाइम्स को ट्रांसपोर्ट करेगा, और हार्मोन्स को ट्रांसपोर्ट करेगा, ठीक है। कहाँ पे ट्रांसपोर्ट करेगा, टू इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स फंक्शनिंग इन आवर बॉडी। तो हमारी बॉडी में जितने भी इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं जो फंक्शन कर रहे हैं उन तक ये सारे न्यूट्रिएंट्स, ब्लड, ऑक्सीजन, एंजाइम, हार्मोन्स को ट्रांसपोर्ट करने का जो काम है वो है सर्कुलेटरी सिस्टम का काम। आई होप आपको सर्कुलेटरी सिस्टम की जो डेफिनेशन है वो क्लियरली समझ में आ गई होगी, ठीक है। बात करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम की, तो ये टोटल 3 तरह का देखने को मिलेगा जब हम बात करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम की, ठीक है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम हम लोग को यहाँ पे 3 तरह का देखने को मिलता है। सबसे पहला है दैट इज नोन एज ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। सेकेंड जो है दैट इज क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। और थर्ड जो है दैट इज मिक्स्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। ओपन, क्लोज्ड और मिक्स्ड सर्कुलेटरी सिस्टम कितने हैं, ओपन, क्लोज्ड और मिक्स्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। जब हम बात करेंगे इन तीनों सर्कुलेटरी सिस्टम की कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम और मिक्स सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है, तो एक एक करके सबसे पहले हम लोग समझते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। फर्स्ट जो है दैट इज ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, तो देखिए जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है यहाँ पे सब कुछ खुला खुला मामला है। खुला खुला मामला होने का मतलब क्या है, यानी कि जो ब्लड्स हैं या फिर न्यूट्रिएंट्स हैं या फिर जो एंजाइम्स हैं इनको फ्लो करने के लिए किसी भी तरह के नसों का प्रबंधन नहीं है, किसी भी तरह का यहाँ पे रास्ता आपको नहीं देखने को मिलेगा। सो नो डक्ट्स या फिर नो वेन्स, किसी भी तरह की आपको नसें नहीं देखने को मिलेंगी, ठीक है। नसें नहीं देखने को मिलेंगी यानी कि जो ब्लड है वो फ्रीली फ्लो करेगा। ब्लड का कैसा फ्लो होगा, फ्री फ्लो। यदि ब्लड फ्री फ्लो कर रहा है किसी एक ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर और कहीं से भी एक लीक हो जाए तो सारा ब्लड बाहर आ जाएगा। ऐसे में इनके ब्लड को बचा के रखने की भी जिम्मेदारी है। तो ब्लड का जो फॉर्मेशन होता है वो काफ़ी थिक होता है। तो ब्लड कैसा होता है, थिक होता है, थिक ब्लड, यानी कि विस्कोसिटी काफ़ी कम होगी, बहुत ही गाढ़ा होता है। कैसा होता है, गाढ़ा, ठीक है। इनका खून कैसा होगा, गाढ़ा होगा, ठीक है। इसके साथ ही साथ यहाँ पे आप लोगों को किसी भी तरह का, चूंकि कोई भी नसें नहीं है तो किसी भी तरह का ब्लड प्रेशर नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। ब्लड प्रेशर नहीं होगा, यानी कि यदि जो इनके अंदर ब्लड प्रेशर की बात करेंगे वो काफ़ी लो होगा। किसी भी तरह का यहाँ पे आपको हाई प्रेशर वाला, जो जैसे हम लोग इंसानों की बात करते हैं तो हमारे अंदर क्या है, हाई ब्लड प्रेशर भी होता है, लो ब्लड प्रेशर भी होता है, लेकिन ये यहाँ पे आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि ये एक ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है। यहाँ पे किसी भी तरह की नलिकाएँ या नसें प्रेजेंट नहीं हैं, ठीक है। अब बात करेंगे कि किनके अंदर ये प्रेजेंट होता है, तो ये आपको जो इसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म है दैट इज बेसिकली एक्सोस्केलेटन्स। एक्सोस्केलेटन्स हम लोगों ने पहले भी समझा है कि एक्सोस्केलेटन यानी ऐसे जीवधारी जिनकी हड्डियां उनके शरीर से बाहर होती हैं, एक्सोस्केलेटन्स कहलाते हैं। एक्सोस्केलेटन्स में एग्जाम्पल जो है वो बेसिकली इंसेक्ट्स जितने भी हैं, ठीक है, स्पाइडर हुआ, ठीक है, इसके साथ ही साथ ग्रास होपर है,
टिड्डा जिसे हम लोग कहते हैं, ठीक है, ग्रासहोपर है, स्नेल्स हैं। इन सब का जो हड्डियां हैं वो शरीर से बाहर है, और इनके अंदर हड्डियां शरीर से बाहर हैं, यानी कि अंदर का जो स्ट्रक्चर है वो पूरी तरह से खोखला है, और उसमें जो ब्लड है वो फ्लो कर रहा है बिना किसी रोक टोक के, एकदम फ्री फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो आई होप आपको ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में समझ में आया होगा, और किनके अंदर ये ब्लड पाया जाता है, किसके अंदर ये ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, ये भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं दूसरे को, सेकेंड को, दैट इज क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। बात करेंगे यदि क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम की, तो देखिए हम लोगों ने पहली बात करी ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, तो उसमें सब मामला ओपन ओपन था। क्लोज में मामला क्लोज्ड होता है, यानी कि इनके अंदर जो ब्लड का फ्लो है वो फ्लो होता है वेन्स के थ्रू। तो ब्लड फ्लोज थ्रू वेन्स, किसकी मदद से होता है, वेन्स की, यानी कि नसों में ब्लड होता है। अब यदि नसों में ब्लड फ्लो कर रहा है तो इनके अंदर क्या देखने को मिलेगा, ब्लड प्रेशर देखने को मिलेगा, ठीक है, ब्लड प्रेशर। और ब्लड प्रेशर कैसा होगा, ये काफ़ी हाई होता है, ठीक है, हाई और लो के बीच में रहेगा, लेकिन ब्लड प्रेशर यहाँ पे देखने को मिलेगा। साथ ही साथ इनका ब्लड काफ़ी लिक्विड फॉर्म में रहेगा, ऐसा नहीं कि बहुत थिक हो, थिक होगा तो फिर ब्लड इन्हीं डक्ट्स के अंदर जो वेन्स हैं, नसें हैं, उनके अंदर जम जाएगा और डेथ हो जाएगी। तो ब्लड जो है वो कैसा है, लिक्विड फॉर्म में होता है काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। तो ब्लड की विस्कोसिटी कम होगी, ब्लड जो थिकनेस है ये काफ़ी कम होगी, गाढ़ा नहीं होगा ब्लड, ठीक है, इस बात को थोड़ा ध्यान रखिएगा। बात करेंगे कि ये जो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है ये किस में प्रेजेंट होता है, तो दैट इज प्रेजेंट इन इंडोस्केलेटन। किस में होता है, इंडोस्केलेटन्स। इंडोस्केलेटन ऐसे जीवधारी जिनकी हड्डियां उनके शरीर के अंदर पाई जाती हैं, और इसमें हम लोगों ने पहले ही पढ़ रखा है कि ह्यूमन्स बींग्स हैं, जितने भी इंसान आपको देखने को मिल रहे हैं, बर्ड्स जो भी देख रहे हैं आप, एनिमल्स जितने भी आपको देखने को मिल रहे हैं, इन सब के अंदर कैसा है सर्कुलेटरी सिस्टम, दैट इज क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। यानी कि हमारे अंदर नसें पाई जाती हैं, नसों के कारण ब्लड प्रेशर होता है, और जो हमारा ब्लड है वो काफ़ी लिक्विड फॉर्म में होता है, और साथ ही साथ ये क्या होता है, हमारी पूरी बॉडी में फ्लो करता रहता है इन्हीं नसों की मदद से, ठीक है। एग्जाम्पल्स में हम लोगों ने देखा कि इंडोस्केलेटन्स जितने भी जीवधारी होते हैं उनके अंदर ये क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलता है। अब हम लोग बात करेंगे थर्ड टाइप की। थर्ड में आपको बहुत ज़्यादा नहीं जानना है, बल्कि इतना ही समझना है कि जो थर्ड है दैट इज मिक्स्ड। अब नाम से ही समझ में आ रहा है कि मिक्स्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है, यानी कि दोनों तरह के होंगे, ओपन भी होगा, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम भी होगा, प्लस क्लोज्ड भी होगा, ठीक है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम भी होगा, ठीक। इसमें एग्जांपल्स बस याद रखिएगा आप, एग्जांपल्स में जैसे स्क्विड है, ऑक्टोपस है, तो इन सब के अंदर कैसे है, इन सब के अंदर मिक्स्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी कि ओपन भी है और क्लोज्ड भी है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और चूंकि हम आते हैं क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में, तो अब हम लोग थोड़ा सा क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम को थोड़ा सा विस्तार से समझते हैं। अब हमें अपने बारे में ही समझना है कि हम बेसिकली जो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम वाले हैं उनके अंदर कैसे सारा स्ट्रक्चर है, कैसे ये जो पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम है ये काम कर रहा है, ठीक है। तो देखिए हमारे अंदर जो ब्लड है वो कैसे फ्लो करता है, वो नसों की मदद से फ्लो करता है, यानी कि हमारे अंदर नसें होती हैं, जो इतने भी क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम वाले होते हैं उनके अंदर नसें होती हैं। बात करेंगे यदि नसों की, तो नसें यहाँ पे दो तरह की आपको देखने को मिलेंगी। एक है दैट इज नोन एज आर्टरीज, आर्टरीज, ठीक है, और जो सेकेंड है दैट इज नोन एज वेन्स। क्या है, वेन्स। आर्टरीज को हिंदी में हम लोग कहते हैं धमनी, ठीक है, धमनी, और वेन्स को कहते हैं शिरा। क्या कहते हैं, शिरा, धमनी और शिरा, ठीक है। अब इनका क्या, इनमें अंतर क्या है इसके बारे में थोड़ा सा समझिए। तो देखिए दो आर्टरीज होती हैं, जो धमनी होती है, उसमें जो ब्लड है, ब्लड इसका मूवमेंट ऑर्गन्स, हार्ट से ऑर्गन्स की तरफ होता है, जो हार्ट है इससे ऑर्गन्स की तरफ होगा, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक होगा, हार्ट से ऑर्गन्स की तरफ। जो धमनी है, आर्टरीज है, उसमें जो ब्लड फ्लो होता है वो हार्ट से ऑर्गन की तरफ होगा। वहीं वेन्स में इसका उल्टा होगा। तो वेन्स जो है वहाँ पे जो ब्लड का मूवमेंट है, दिस ब्लड, दिस विल फ्लो फ्रॉम ऑर्गन्स, ऑर्गन से कहाँ पे होगा, हार्ट की तरफ होगा, ठीक है, ठीक। अब यदि हार्ट से ऑर्गन्स की तरफ जो ब्लड जा रहा है उसमें ब्लड कैसा होना चाहिए, वो शुद्ध ब्लड होना चाहिए। हम हर एक जो ऑर्गन्स है उनको कैसा ब्लड की जरूर रिक्वायरमेंट है, दैट इज ऑफ प्योर ब्लड। तो जो प्योर ब्लड है वो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, यानी कि उस ब्लड में ऑक्सीजन मिक्स्ड रहता है, ठीक है, ऑक्सीजन मिक्स्ड ब्लड,
तो जो आर्टरीज हैं वो क्या कैरी करती हैं, वो कैरी करती हैं ऑक्सीजन मिक्स्ड ब्लड, जिसे हम लोग ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी कहते हैं, ठीक है। वहीं पे जब हम बात करेंगे वेंस की, तो देखिए वेंस में जब वेंस क्या कर रहा है, ऑर्गन्स से ब्लड को लेके आ रहा है हार्ट की तरफ, यानी कि ऑर्गन्स में प्रोसेस हो चुका है, वहाँ पे CO2 मिक्स्ड हो चुका है ब्लड में, और CO2 वाली जो ब्लड है उसको मिक्स करके ले करके हार्ट के पास आ रहा है कौन, वेंस। तो ये होती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्या होती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन कैरी करता है, ये करती है वेंस, और इस ब्लड में क्या मिक्स्ड होता है, CO2, ठीक है। तो जो शुद्ध ब्लड है और अशुद्ध ब्लड है उसका कॉन्सेप्ट भी यहीं पे आपको समझ लेना चाहिए कि इसे ही हम लोग, जो थर्ड पॉइंट आप लिखिएगा, तो जो ऑक्सीजन में ब्लड मिक्स होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्योर ब्लड। क्या कहते हैं, प्योर ब्लड। और जो ऑक्सीजन में यदि ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड मिला है, ठीक है, ब्लड में यदि कार्बन डाइऑक्साइड मिला उसे हम लोग क्या कहते हैं, इम्प्योर ब्लड, ठीक है, इम्प्योर ब्लड। कॉन्सेप्ट एकदम सीधा और सिंपल सा है। जिस ब्लड में ऑक्सीजन मिला होगा उसे हम लोग कहते हैं प्योर ब्लड, जिस ब्लड में CO2 मिला होगा उसे हम लोग कहते हैं इम्प्योर ब्लड। प्योर ब्लड का कलर कैसा होता है, तो प्योर ब्लड का कलर होता है रेड। वहीं पे जब हम इम्प्योर ब्लड की बात करते हैं तो इम्प्योर ब्लड का कलर कैसा आता है, लिटिल ग्रीनिश, ठीक है, हल्का सा ग्रीनिश होगा, ठीक है। आई होप आपको ये इतना अब तक आर्टरीज और वेंस के बारे में इतनी सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ समझिए, देखिए कभी भी जब हार्ट से ब्लड ऑर्गन्स की तरफ जा रहा है तो ये एक तरह का प्रोसेस है जिसमें धक्का देना है, ठीक है। यानी कि ब्लड हार्ट के पास आ चुका है, यहाँ पे इसमें जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको अब ढकेल करके सभी ऑर्गन्स के पास पहुँचाना है, ठीक है। तो जब सभी ऑर्गन्स के पास पहुँचाना है तो यहाँ पे जो ब्लड का प्रेशर होगा वो बहुत ही ज़्यादा होगा, ठीक है। तो जो ब्लड प्रेशर है, ब्लड प्रेशर वो काफ़ी ज़्यादा हाई होता है आर्टरीज में, काफ़ी ज़्यादा हाई के लिए मैं ऊपर वाले सिंबल बना रहा हूँ तीर का, ये हाई होता है, या फिर मैं इसको हाई ही लिख देता हूँ। कैसा होता है ब्लड प्रेशर, हाई होता है, बहुत ज़्यादा हाई होगा किसमें, जो आर्टरीज है उसमें, चूँकि ब्लड को कहाँ से, हार्ट से ऑर्गन्स की तरफ पुश करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ब्लड प्रेशर है वो काफ़ी हाई होगा। कितना होता है, ये जब मेज़र करते हैं तो ये आता है 120, ठीक है, 120। वहीं पे जब हम बात करेंगे वेंस में, सीरा के अंदर, तो इसमें जो ब्लड प्रेशर है ये लो होगा, किसके कंपैरिजन में, इन द कंपैरिजन ऑफ आर्टरीज। तो ब्लड प्रेशर जो है वो कैसा होगा, ये लो होगा। और यहाँ पे जो रीडिंग आती है वो होती है 80, ठीक है, 80 यहाँ पे रहेगी, ठीक है। तो जो ब्लड वापस लौट रहा है ऑर्गन से हार्ट की तरफ, उसका जो प्रेशर है वो लो होगा। और जब जो ब्लड ऑर्गन से, हार्ट से ऑर्गन्स की तरफ जा रहा है वो होता है 120 के प्रेशर पे, ठीक है। तो एक होगा 120 के प्रेशर पे और एक होगा 80 के प्रेशर पे। आई होप आपको आर्टरीज और वेंस में इतनी सारी बातें अब तक सारी की सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अब हम लोग जब बात करते हैं ब्लड प्रेशर की, तो देखिए जिस भी नली में, यदि किसी नली में प्रेशर बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो उसमें ब्लड को रिटर्न होने की कंडीशंस बहुत ही कम होती हैं, यानी कि ब्लड पीछे की तरफ फ्लो नहीं करेगा उसमें कभी भी। यानी कि ऐसे जो नली होती हैं या फिर जो आर्टरीज होती हैं इनमें वॉल्व की ज़रूरत नहीं होती है, नो वॉल्व्स। वॉल्व क्या होता है, तो वॉल्व बेसिकली एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो पीछे की तरफ मूवमेंट रोकता है, आगे की तरफ मूवमेंट होने देता है। फॉर एग्जांपल आप लोगों ने देखा होगा जो टंकी होती है या फिर जो नल होता है जिससे हम लोग पानी निकालते हैं, जिसे हम लोग हैंडपम्प बोलते हैं। हैंडपम्प आप लोगों ने देखा गाँव में ऐसे रहता है। तो जो ग्राउंड वाटर है, ग्राउंड वाटर एक नली से ऊपर आता है और यहाँ पे एक तरह का, इसके ऊपर एक तरह का वॉल्व लगा होता है। तो जब भी हम हैंडपम्प चलाते हैं, सपोज कीजिए यहाँ पे एक हैंडपम्प है, ठीक है, ऐसे नली है और यहाँ पे एक तरह का इसका हैंडल है। जब हम हैंडपम्प चलाते हैं ऊपर से नीचे, तो यहाँ से नीचे से पानी तो आता है और यहाँ पे एक तरह का वॉल्व लगा होता है यहाँ बीच में। वो वॉल्व क्या करता है कि ऊपर की तरफ खुलता है, ठीक है, यानी कि पानी ऊपर जाएगा और जैसे ही पानी नीचे जाने को मूव करता है वैसे ही ये वॉल्व नीचे गिर करके और इस नली को बंद कर देता है, ठीक है। तो इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग वॉल्व कहते हैं, ठीक है। तो वॉल्व का जो स्ट्रक्चर है वो हम लोग को कहाँ पे नहीं देखने को मिलेगा, वो हम लोगों को आर्टरीज में देखने को नहीं मिलता है। क्यों नहीं देखने को मिलता, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे जो ब्लड है वो कभी भी बैकवर्ड या पीछे की तरफ फ्लो नहीं करेगा। वहीं पे जब हम बात करते हैं वेंस की या फिर सीरा की, तो यहाँ पे जो ब्लड का प्रेशर है चूँकि ये 80 है, तो इस समय हो सकता है कि जो ब्लड है वो क्या हो सके, पीछे की तरफ मूव कर दें। तो ऐसे में यहाँ पे वॉल्व देखने को मिलते हैं। आपको क्या देखने को मिलेगा, वॉल्व, ठीक है। यानी कि वॉल्व्स पाए जाएंगे किसमें, वेंस में
और वॉल्व नहीं पाए जाएंगे कहाँ पे, आर्टरीज में। आई होप आपको ये सारा जो कॉन्सेप्ट है वो अब तक यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अब बात करेंगे कि आपने देखा होगा कि हम लोगों को कभी ना कभी सुई लगती है, कभी ना कभी इंजेक्शंस लगते हैं जब हम बीमार होते हैं या फिर किसी क्रिटिकल कंडीशन में। तो जो इंजेक्शन लगता है, जो डॉक्टर हमें इंजेक्शन लगाते हैं, वो किस में लगाएंगे, आर्टरीज में लगाएंगे या फिर वेंस में लगाएंगे। तो जितने भी इंजेक्शन लगते हैं वो लगाए जाते हैं हमें वेंस में, क्योंकि यहाँ पे जो प्रेशर है वो कम है। यदि वेंस कट या फट भी गई तो उतने प्रेशर से यहाँ पे ब्लड का फ्लो बाहर की तरफ नहीं होगा जितने प्रेशर से यदि आर्टरीज कटें या फिर फटें तब होगा। मतलब कि आर्टरीज के अंदर प्रेशर बहुत ज़्यादा है, इसलिए यदि यहाँ पे किसी भी तरह का कट लगा तो वो पाइप जो है पूरी तरह से ब्लास्ट कर जाएगा, फट जाएगा, ठीक है। इसीलिए इनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए जो आर्टरीज होती हैं वो हमारे बॉडी के इन डेप्थ में पाई जाएंगी, ठीक है। तो 6वां पॉइंट यहाँ पर नोट कर सकते हैं कि आर्टरीज जो होंगी इन डेप्थ होती हैं, ठीक है। यानी हमारे जो बॉडी है उसके अंदर मसल्स इसके ऊपर रहती हैं, हमारी बॉडी के एकदम अंदर की तरफ इसके ऊपर मसल्स होती हैं जो प्रोटेक्शन, यानी कहीं भी चोट हमें लगे तो हमारी आर्टरीज को चोट ना लगे। आर्टरीज हमारे बॉडी में एकदम अंदर की तरफ होंगी, इसके ऊपर मसल्स की लेयर होगी और ऊपर से हमें चोट वोट लगने पे जो फैट है या फिर जो स्किन की लेयर है वो हमें प्रोटेक्शन देती है। तो आर्टरीज हमारी बॉडी में इन डेप्थ में पाई जाती हैं, ठीक है। वहीं पर जो वेंस होती हैं, तो यदि हम बात करेंगे वेंस की, तो वेंस हमारे शरीर में ऊपर की तरफ पाई जाएंगी। कहाँ पे, ऑन द अपर लेयर, यानी कि एकदम अंदर इन डेप्थ नहीं देखना है आपको, बल्कि वो हमारे, आप यदि हाथ पे भी अपने देखें तो कुछ ग्रीन कलर की जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, ये क्या है, ये वेंस हैं। और इसीलिए ये ग्रीन कलर क्यों दिखाई दे रहा है, क्योंकि हमने बात किया इसमें इम्प्योर ब्लड फ्लो कर रहा है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स है, इसलिए उसका कलर थोड़ा सा ग्रीनिश देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। अब एक और चीज़ आप ध्यान रखिएगा, यदि डॉक्टर को, आपने देखा होगा डॉक्टर कई बार हमारी नसों को चेक करते हैं पकड़ करके, तो वो क्या करते हैं, वो बेसिकली पल्स चेक करते हैं कि हमारी जो हार्ट बीट है वो आपको कहाँ पे महसूस होगी, वो महसूस होती है हमारी धमनियों में, क्योंकि धमनियों में प्रेशर क्या है, एकदम तेज है। डायरेक्ट हार्ट से ब्लड कहाँ पे जा रहा है, ऑर्गन्स की तरफ जा रहा है। तो ऑर्गन्स की तरफ यदि ब्लड जा रहा है तो यहाँ पे प्रेशर हाई है, तो जितनी बार जो हमारा हार्ट मतलब वो करेगा, पिचकेगा और वो होगा, तो जितनी बार हमारे हार्ट में मूवमेंट होगी उतनी ही बार हमें यहाँ पे धमनियों में भी मूवमेंट दिखाई देगी। तो जो डॉक्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं, बेसिकली हमारी जो नाड़ी होती है या जिसे हम लोग क्या कहते हैं आर्टरीज या धमनी कहते हैं, वो अपने उंगलियों से उन्हीं आर्टरीज की जो पल्स है उसको सुनने का प्रयास करते हैं, उसको उस अपने अंगूठे से दबा करके महसूस करने का प्रयास करते हैं। और एक बार उनको वो पता चल जाता है कि हमारे हार्ट का क्या है रेट, जो बीट करने का, हार्ट बीट का रेट क्या है, तो फिर उससे क्या है वो हमारी प्रॉब्लम्स को या फिर बीमारियों को अच्छे से समझ पाते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं हम लोग जो हमारे हार्ट के अंदर या फिर जो हमारे सर्कुलेशन का पाथ है वो किस तरह से जो ऑर्गन्स हैं वहाँ तक ब्लड किन किन रास्तों से होते हुए जा रहा है और कैसे फिर वापस आ रहा है हमारे हार्ट के पास, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। सबसे पहले जो ब्लड का मूवमेंट स्टार्ट होगा वो कहाँ से होगा, तो दैट विल स्टार्ट फ्रॉम हार्ट, ठीक है। ये हार्ट है, यहाँ पे प्योर ब्लड लेके आया गया है और यहाँ पे जो प्योर ब्लड है ये अब मूव करेगा ऑर्गन्स की तरफ। कहाँ की तरफ, ऑर्गन्स की तरफ। तो सबसे पहले हार्ट से जो नली लगी होती है, हार्ट चूँकि एकदम यहाँ पे प्रेशर बहुत ही ज़्यादा हाई है तो यहाँ पे सबसे बड़ी धमनी होगी, ठीक है। धमनी यानी कि आर्टरी होगी और उसे हम लोग कहते हैं आरोटा। क्या कहते हैं, आरोटा, आरोटा, ठीक है। इसे हम लोग कहते हैं महाधमनी। क्या कहते हैं, महाधमनी, यानी कि बहुत ही मोटी धमनी होती है, ठीक है। यहाँ से फिर जो ब्लड है ये मूव करेगा आगे की तरफ और ये जाएगा जो नॉर्मल वेन आर्टरीज होती हैं उनमें, ठीक है। तो यहाँ से ये जाएगा आर्टरीज में, आर्टरीज से फिर ब्लड आगे बढ़ेगा, आर्टरीज को हम लोग कहते हैं धमनी, ठीक है। आर्टरीज से ब्लड आगे बढ़ेगा और ये जाएगा आर्ट्रियोल्स, ठीक है। आर्ट्रियोल्स को हम लोग बोलते हैं छोटी धमनी, छोटी धमनी, ठीक है। छोटी धमनी से ब्लड अब आगे बढ़ेगा और ये जाएगा कैपिलरीज के पास। कहाँ जाएगा, तो इट विल गो टू द कैपिलरीज, कैपिलरीज। कैपिलरीज को हम लोग कहते हैं शिरा या फिर केशिका। क्या बोलते हैं, केशिका, कोशिका नहीं बल्कि केशिका बोल रहा हूँ, ठीक है। केशिका बोलते हैं। ये एकदम
छोटी, मतलब धमनी से भी, जो छोटी धमनी है उससे भी छोटी छोटी एकदम, जैसे हमें आंखों में, जब हम किसी के आंखों में आप देखिए तो आपको पतली पतली नसें दिखाई देंगी एकदम छोटी छोटी, उसे हम लोग क्या कहते हैं, कैपिलरीज कहते हैं। ठीक है, कैपिलरीज से ब्लड का मूवमेंट वापस होगा, क्योंकि कैपिलरीज पे ही यहाँ पे एक्सचेंज होता है। यहाँ पे क्या होंगी, जो प्योर ब्लड है वो एक्सचेंज हो जाएगी ऑर्गन्स को, और ऑर्गन से जो इम्प्योर ब्लड है वो यहाँ से ले ली जाएगी कैपिलरीज के द्वारा और रिटर्न करी जाएगी अब हार्ट की तरफ। तो यहाँ पे कैपिलरीज से जो आगे बढ़ेगा ब्लड, अब यहाँ पे इम्प्योर ब्लड है और ये जाएगा किसके पास, दिस विल गो टू द वेंस। वेंस में भी 3 तरह की वेंस आपको देखने को मिलेगी। सबसे छोटी जो शिरा है वो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, वेन्यूल्स। वेन्यूल्स यानी कि छोटी शिरा। ठीक है, छोटी शिरा। वेन्यूल से ये जाएगी वेंस में। वेंस यानी कि शिरा, ऊपर जैसे चल रहा था वैसे ही, और यहाँ से फिर ये जाएगा महाशिरा, या फिर जिसे हम लोग कहते हैं वेना कावा। वेना कावा, महाशिरा। नाम से थोड़ा याद रखिएगा कि सबसे पहले छोटी धमनी, फिर बड़ी धमनी, वेना कावा। ठीक है, वेना कावा से फिर ये वापस हार्ट में चली जाएगी। ठीक है, तो एक बार इसके पथ का रास्ता आप देखिए, और यहाँ से ऑक्सीजन, यहाँ से जो ब्लड गया है यहाँ से यहाँ तक, दैट इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड, इसका कलर कैसा होगा, रेड होगा। ठीक है, और फिर कैपिलरीज से जो ब्लड हार्ट की तरफ जा रहा है वापस, यहाँ से जो हार्ट की तरफ जा रहा है ब्लड, दैट इज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ओके, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का कलर कैसा होगा, लिटिल ग्रीनिश। ठीक है, आई होप आपको ये जो स्ट्रक्चर है वो पूरा समझ में आ रहा है कि कैसे ब्लड जो है पहले महाधमनी पे, फिर धमनी में, फिर छोटी धमनियों में, उसके बाद उससे भी छोटी जो धमनियाँ या फिर कैपिलरीज जिसे हम कहते हैं वहाँ तक जाता है। कैपिलरीज में ही क्या होगा, ब्लड का एक्सचेंज होगा ऑर्गन्स के साथ। यहाँ पे क्या होगा, ब्लड का एक्सचेंज होगा ऑर्गन्स के साथ। ब्लड एक्सचेंज विथ ऑर्गन, यानी कि CO2 और O2 का एक्सचेंज, CO2 और O2 का एक्सचेंज। ठीक है, ब्लड में ऑक्सीजन और CO2 का जो एक्सचेंज है वो कहाँ पे हो रहा है, कैपिलरीज में हो रहा है। कैपिलरीज चूँकि ऑर्गन से कनेक्टेड होती हैं तो ऑर्गन्स में इसके अंदर चेंज हो रहा है, और वहाँ से फिर CO2 जो है वो मिक्स होगा ब्लड में, और ब्लड से फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेन्यूल्स, फिर वेन्स और वेना कावा से होता हुआ हार्ट के पास आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर है, आई होप आपको ये पूरा समझ में आया होगा कि आरोटा, आर्टरीज, आर्टियोल्स, उसके बाद कैपिलरीज, फिर वेन्यूल्स, वेन्स और वेना कावा होते हुए ये पूरा साइकिल चल रहा है। आइए इसको एक फिगर से समझिए और अच्छे से आपको समझ में आएगा। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे बात होगी हार्ट की। ये क्या है, दिस इज हार्ट। हार्ट से ब्लड कहाँ पे जाएगा, आरोटा में। आरोटा काफ़ी मोटा आपको दिखाई देगा, तो ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है हार्ट के ऊपर, दिस इज नोन एज आरोटा। ठीक है, इसे ही आप यहाँ पे भी देख के समझ सकते हैं। इसमें ये वाला जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस इज आरोटा। क्या है, आरोटा, ये है आरोटा। ठीक है, अब ये हार्ट से यहाँ से ब्लड निकलेगा आरोटा से, और ये छोटे जो आर्टरीज हैं उनमें जाएगा। तो आरोटा से जो कनेक्टेड हैं ये बाहर निकल रही हैं, यहाँ पे ये जो बाहर निकली हुई हैं, ये जो बाहर निकली हुई हैं, दीज आर व्हाट, दीज आर आर्टरीज। ठीक है, तो आरोटा से फिर आर्टरीज में ब्लड जाएगा। ठीक है, आर्टरीज, आर्टरीज से उनसे भी छोटी जो धमनी है, आर्टियोल्स जिसे हम लोग कहते हैं, वहाँ पे ब्लड जाएगा। तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है एकदम बाहर की तरफ, ये जड़ों वाला जो स्ट्रक्चर है, दिस इज आर्टियोल्स, छोटी धमनी होती है। ठीक है, यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये आर्टियोल्स है। ठीक है, आर्टियोल्स बेसिकली कनेक्टेड होती है कैपिलरीज से। यहाँ पे दिख रहा है आपको कैपिलरीज। ठीक है, यहाँ पे, अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये किस तरह से एक्सचेंज हो रहा है। यहाँ पे रेड ब्लड हो रहा है, और रेड से फिर यहाँ पे ग्रीन, बिल्कुल ब्लू हो जा रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, आर्टरीज हैं जहाँ पे ब्लड का एक्सचेंज हो रहा है, और ये कनेक्टेड होती हैं ऑर्गन्स के साथ। ठीक है, तो आर्टरीज में एक बार ब्लड यहाँ पे एक्सचेंज हुआ, उसके बाद फिर यहाँ से इम्प्योर ब्लड ये जाएगा कहाँ पे, वेन्यूल्स में। ठीक है, तो आर्टरीज से सटी हुई दूसरी जो है दैट इज वेन्यूल्स। यहाँ पे आप ये वाला जो स्ट्रक्चर है, दीज आर वेन्यूल्स। ठीक है, और ये वेन्यूल्स फिर क्या करेंगी, ये कनेक्टेड रहती हैं यहाँ पे वेन्स के साथ। तो वेन्यूल्स के साथ ये जो वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है, दीज आर वेन्स। ठीक है, या फिर यहाँ पे जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, दीज आर वेन्स। ठीक है,
और इसके बाद जो बीच वाला स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये दिस इज बेसिकली वेना कावा। जो बड़ी वाली आपको देखने को मिल रही है यहाँ पे दिस इज वेना कावा। क्या है ये? वेना कावा। ये आपको हार्ट में देखने को मिलेगा। यहाँ पे ये दिख रहा है स्ट्रक्चर दिस इज वेना कावा। जो ब्लू कलर की यहाँ पे देखने को मिल रही है दिस इज वेना कावा। तो आई होप आपको ये जो हार्ट में कैसे ब्लड फ्लो कर रहा है, सर्कुलेशन कैसे हो रहा है ब्लड का ऑर्गन्स की तरफ और ऑर्गन से फिर वापस हार्ट की तरफ, ये आपको यहाँ पे क्लियरली समझ में आया होगा। ठीक है, अब आइए इसको एक 3D मॉडल से समझिए कि कैसे ये 3D में सारी चीज़ें दिखती हैं, कैसी होती हैं। ओके, तो ये जो स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हो दिस इज ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, इसको आप जूम आउट करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे हार्ट है हमारा। ठीक है, इस हार्ट से जो आपको रेड और ग्रीन कलर की जो स्ट्रक्चर आपको देखने को मिली है, ठीक है, हम इसकी बात कर रहे हैं, ये है, और यहाँ पे एक दूसरी ये वाली है। ठीक है, जो सबसे पहली रेड वाली जो आपको दिखाई दे रही है ये यहाँ से ब्लड जा रहा है। ठीक है, और इसे हम लोग क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज अरोटा। ठीक है, तो अरोटा से ब्लड अब आगे निकल रहा है, अरोटा से आगे जाएगा और ये आर्टरीज में जा रहा है। तो अरोटा से ही आपको कनेक्टेड दिखेंगी आर्टरीज जो छोटी छोटी हैं। ठीक है, अरोटा से आपको छोटी छोटी जो दिख रही हैं वो आर्टरीज हैं। आर्टरीज से वो और भी ज़्यादा पतली नलिकाओं में जा रही हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, हम इनकी बात कर रहे हैं। ये जो नली आपको दिख रही है ये क्या है, दीज आर आर्ट्रियोल्स। और आर्ट्रियोल्स से ही आपको देखने को मिलेगा कि आर्ट्रियोल्स और रेड कलर की आपको यहाँ पे दोनों एक साथ देखने को मिलेगा। देख रहे हैं ये दोनों। ठीक है, ये दोनों, ये दोनों, यानी कि इन्हीं दोनों के बीच में एग्जिस्ट करती है कैपिलरीज। कैपिलरीज होती है तो फिर क्या होता है, कैपिलरीज से ही ब्लड एक्सचेंज हो जाएगा। यहाँ पे ब्लड आएगा रेड वाले से और वो कैपिलरीज में CO2 O2 का एक्सचेंज होगा और CO2 वाली गैस वो फिर इस ब्लू वाले में मिक्स हो जाएगी और मिक्स होकर के फिर ये वापस हार्ट की तरफ निकल जाएगी। ठीक है, तो आई होप आपको 3D में देख करके ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी कि कैसे ये जो पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम है ये फंक्शन करता है और कैसे ये मिल करके आपस में बना हुआ है। ठीक है, एकदम ऊपर से लेकर नीचे तक हर जगह पे हमारी जो नसें हैं वो प्रेजेंट रहती हैं। कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे ये नसें प्रेजेंट ना हो। ठीक है, हर एक जगह पे ये सारी नसें जाती हैं और यहाँ से फिर ब्लड का सर्कुलेशन हमारी पूरी बॉडी में वो चलता रहता है। ठीक है, यहीं पे यदि किसी भी ब्लड में कोई भी चोक हो जाए या फिर कहीं भी कट फट जाए तो वो फिर दिक्कत होती है। ठीक है, आई होप आपको ये सारी स्ट्रक्चर जो है ये अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे समझते हैं हार्ट के स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, तो हार्ट के स्ट्रक्चर की जब हम बात करेंगे तो जो हमारा हार्ट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस टोटल सर्कुलेटरी सिस्टम में। मेन ऑर्गन है, वहीं से क्या हो रहा है, ब्लड जो है वो मूव कर रहा है, सबको पंप करके ब्लड सभी ऑर्गन्स तक भेज रहा है। तो हम लोग को हार्ट को थोड़ा सा यहाँ पे अच्छे से समझना चाहिए। आइए इस हार्ट को पूरा विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले जब बात करेंगे हार्ट की तो हार्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, और इसमें 4 चैम्बर होते हैं। ठीक है, 4 चैम्बर जो कि 2 पार्ट में डिवाइडेड होते हैं। ऊपर की तरफ होता है अपर चैम्बर और नीचे की तरफ होता है लोअर चैम्बर। अपर चैम्बर को हम लोग कहते हैं आर्ट्रिया और लोअर चैम्बर को हम लोग कहते हैं वेंट्रिकल्स। ठीक है, 2 चैम्बर हम लोग ने अब तक देखे। इन दोनों चैम्बर के अलग अलग और पार्ट होंगे, यानी अपर चैम्बर भी 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है। हम लोग यहाँ पे देखेंगे लेफ्ट की तरफ होता है लेफ्ट आर्ट्रियम। ठीक है, और राइट की तरफ होता है राइट आर्ट्रिया। ठीक है, वहीं पे लोअर चैम्बर भी डिवाइडेड होता है 2 पार्ट में, और ये लेफ्ट की तरफ होगा लेफ्ट वेंट्रिकल्स और राइट की तरफ होगा राइट वेंट्रिकल्स। ठीक है, तो ये हार्ट का एक बेसिक स्ट्रक्चर है जो हमने अभी ड्रॉ किया। एक बार इसको यहाँ पे फिर से समझाता हूँ। ये कुछ हार्ट है अपना। ठीक है, इसके 2 पार्ट, अपर पार्ट 2 पार्ट में डिवाइडेड है। अपर पार्ट को हम लोग आर्टरीज बोलते हैं, आर्ट्रिया। तो आर्ट्रिया यहाँ पे 2 पार्ट में है, तो लेफ्ट आर्ट्रिया और राइट आर्ट्रिया। ठीक है, और नीचे वाला जो पोर्शन है वेंट्रिकल्स है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल्स और राइट वेंट्रिकल्स। ओके, अब यहाँ पे जो ब्लड है वो एंटर करता है हमारी जो ऑर्गन्स है या बॉडी थी, यहाँ पे बॉडी या फिर ऑर्गन। ठीक है, ऑर्गन से जो ब्लड है वो कहाँ पे आ रहा था, ये जा रहा था यहाँ पे राइट आर्ट्रियम में। तो यहाँ पे जो ब्लड आ रहा है यहाँ पे प्रेशर कैसा होगा, लो होगा। ठीक है, चूँकि ब्लड यहाँ पे आ रहा है किसकी मदद से, तो जो वेन्स हैं, सिराएं हैं, उनकी मदद से ब्लड आ रहा है, तो प्रेशर कैसा होगा, लो होगा। ठीक है, अब ये ब्लड हमारे शरीर में यानी ऑर्गन्स में किधर से जाता है, तो ये जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलता है और ये हमारी बॉडीज़ में जाता है। तो यहाँ पे जो प्रेशर है ये कैसा होगा, प्रेशर हाई होगा। ठीक है,
चूँकि यहाँ पे जो धमनी है जिसे हम लोग क्या कहते हैं आर्टरीज, तो यहाँ से जो है प्रेशर मतलब ब्लड निकलेगा और हमारी ऑर्गन्स की तरफ जाएगा, ब्लड को पुश किया जाएगा। तो सबसे ज़्यादा प्रेशर कहाँ पे होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल्स में, और सबसे कम प्रेशर कहाँ पे होगा, राइट आर्ट्रियम में। ठीक है, आई होप आपको यहाँ पे प्रेशर का भी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, कहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है और कहाँ पे कम है। तो ये हम लोगों ने स्ट्रक्चर समझ लिया कि कैसे ब्लड फ्लो कर रहा है बॉडी से लंग्स की तरफ, यानी ऑर्गन से लंग्स की तरफ, फिर लंग्स से ऑर्गन्स की तरफ। अब इन्हीं ऑर्गन्स में हम लोग इंक्लूड करते हैं लंग्स को भी। अब हमने यहाँ पे ये समझ लिया कि कैसे ब्लड फ्लो कर रहा है हमारे हार्ट को लेकर के और कैसे अलग अलग ऑर्गन्स की तरफ। ठीक है, अब इन्हीं ऑर्गन्स में हम लोग एक बार इंक्लूड करते हैं लंग्स को भी, यानी कि फेफड़ों को भी। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा स्ट्रक्चर बना लेते हैं अपने हार्ट का। ये हमारा हार्ट है, ठीक है, और यहाँ पे इसके हम लोगों ने 4 चैम्बर पढ़े। कौन कौन से थे, तो ऊपर वाला जो था दैट इज लेफ्ट आर्ट्रिया और राइट आर्ट्रियम। फिर नीचे की तरफ जो है दैट इज लेफ्ट वेंट्रिकल्स और राइट वेंट्रिकल्स। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग ब्लड को यहाँ पे एंट्री करवाते हैं। बॉडी हमारी है, ठीक है, यानी कि ऑर्गन्स है, यहाँ पे बॉडी या फिर ऑर्गन्स जिसे हम लोग बोल रहे थे। ठीक है, यहाँ पे जो ब्लड है वो CO2 मिक्सड हो चुका है, यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ये कहाँ पे जाके मिक्स हो रहा है, ये हमारे राइट एट्रियम से एंटर कर रहा है हार्ट में। ठीक है, इस ब्लड में क्या है, तो ब्लड है, इसमें मिक्सड है CO2। ठीक है, क्योंकि ऑर्गन से ही हमारे हार्ट की तरफ जा रहा है, CO2 वाला है। ठीक है, अब यहाँ से ये नीचे की तरफ जाएगा और नीचे की तरफ यहाँ पे ये जाएगा राइट वेंट्रिकल्स में। कहाँ पे जाएगा, राइट वेंट्रिकल्स में। और यहाँ पे एक तरह का आपको वॉल्व देखने को मिलता है। ठीक है, इस वॉल्व को हम लोग बोलते हैं दिस इज ट्राइकॉस्पिड वॉल्व, ट्राइकॉस्पिड वॉल्व। वॉल्व क्या होता है, तो वॉल्व बेसिकली हमने पहले भी पढ़ा, जो हम लोगों ने देखा स्टार्टिंग में कि जो वेन्स होती हैं उनके अंदर वॉल्व पाया जाता है। वॉल्व यानी कि ब्लड को पीछे की तरफ न मूव करने दे। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि ब्लड सिर्फ और सिर्फ राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल्स की तरफ ही जाएगा। ऐसा नहीं कि राइट वेंट्रिकल से बैकवर्ड मूव करके और राइट एट्रियम में एंट्री करेगा। ठीक है, एक तरफा रास्ता यानी सिंगल जो रास्ता है उसे बनाने के लिए क्या होता है, वॉल्व का यूज होता है। तो यहाँ से राइट एट्रियम से ट्राइकॉस्पिड वॉल्व से जो ब्लड है वो कहाँ पे जाएगा, वो जाएगा राइट वेंट्रिकल्स में। ठीक है, अब राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड है ये जाएगा प्योर होने। कहाँ पे जाएगा, प्योर होने, यानी कि एक तरह का इम्प्योर ब्लड है, तो यहाँ से ये निकलता है और जाता है लंग्स की तरफ। कहाँ पे जाएगा, लंग्स, जिसे हम लोग कहते हैं फेफड़ा। ठीक है, फेफड़े में क्या होता है, तो फेफड़े में जो ब्लड आया है ये इसमें क्या मिक्स्ड था, इसमें ब्लड के साथ CO2 कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स था। तो इस ब्लड को यहाँ पे फेफड़ों में एल्वेओलिस के अंदर क्या होगा, इस ब्लड में मिक्स किया जाएगा ऑक्सीजन को, यानी कि यहाँ पे ब्लड प्लस ऑक्सीजन मिक्स होगा। क्या होगा, ब्लड में ऑक्सीजन को मिक्स किया जाएगा। ठीक है, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड बनाया जाएगा। अब यहाँ पे जो ये लंग्स हैं, इस लंग्स में राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड आ रहा था, यहाँ राइट वेंट्रिकल से यहाँ से ब्लड गया लंग्स में। तो ये जो रास्ता है इस रास्ते को हम लोग कहते हैं दिस इज नोन एज पल्म्यूनरी आर्टरीज। ठीक है, और इसमें कैसा ब्लड फ्लो करता है, तो इसमें फ्लो करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्या फ्लो करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि इसमें मिक्स्ड है CO2 ब्लड और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऐसा प्रश्न पूछता है कि कौन सी आर्टरीज में ऐसा अशुद्ध रक्त बहता है, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने शुद्ध रक्त के बारे में समझा था कि जो आर्टरीज होती हैं उसमें क्या बहता है, उसमें सिर्फ और सिर्फ शुद्ध रक्त बहता है। लेकिन यहाँ जो पल्मोनरी आर्टरीज होती हैं उसमें क्या बहता है, उसमें अशुद्ध रक्त बहता है। ये रक्त जा रहा है शुद्ध होने के लिए, कहाँ पे जा रहा है, लंग्स के पास जा रहा है। ठीक है, लंग्स में यहाँ पे ब्लड के साथ क्या हो रहा है, ऑक्सीजन मिक्स हो रहा है, और फिर ये ब्लड हमारी बॉडी की तरफ मूव कराया जाएगा। यहाँ से ये ब्लड आएगा आगे की तरफ और ये एंटर करता है लेफ्ट आर्ट्रियम में। कहाँ पे एंटर करता है, लेफ्ट आर्ट्रियम। और जिस रास्ते से ये एंटर करेगा उस रास्ते को हम लोग कहते हैं पल्म्यूनरी वेन्स। ठीक है, पल्मोनरी वेन्स। और पल्मोनरी वेन्स में कैसा ब्लड फ्लो कर रहा है, तो ब्लड प्लस ऑक्सीजन है, यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। यहाँ पे कैसा ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है,
तो ये भी प्रश्न पूछता है कि सभी वेन्स में कैसा ब्लड फ्लो करता है, डीऑक्सीजनेटेड यानी कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड मुक्त फ्लो करता है। लेकिन कौन सी ऐसी वेन्स हैं, कौन सी ऐसी शिराएं हैं जिनमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है, तो उसमें कौन सी ऐसी शिराएं हो जाती हैं, दैट इज पल्मोनरी वेन्स, यानी कि जो फेफड़े से हमारे हार्ट की तरफ आ रही हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, पल्मोनरी वेन्स कहते हैं। और ये जो है ये CO2 की जगह पे ऑक्सीजन युक्त ब्लड यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को फ्लो कराती हैं। ठीक है, अब ब्लड कहाँ पे आ गया, लेफ्ट एट्रियम में आ चुका है। ठीक है, लेफ्ट एट्रियम से ब्लड कहाँ पे मूव करेगा, तो ये जाएगा नीचे की तरफ लेफ्ट वेंट्रिकल्स में। ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल्स में। ठीक, लेफ्ट वेंट्रिकल से ये ब्लड निकलेगा और यहाँ पे आपको एक बाइकॉस्पिड वाल्व देखने को मिलेगा। दिस वाल्व इज नोन एज बाइकॉस्पिड वाल्व। ठीक है, क्या है ये, बाइकॉस्पिड वाल्व है। और इस बाइकॉस्पिड वाल्व से ब्लड होता हुआ कहाँ पे जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में। ये जो आप देख रहे हैं दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल्स। और यहाँ से फिर ब्लड कहाँ पे निकल जाएगा, ये जाएगा ब्लड ऑर्गन्स के पास या फिर बॉडी के पास, ये जाएगा टू द बॉडी या फिर ऑर्गन्स। ठीक है, और ये कैसा ब्लड है, दिस इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ओके, तो आपको ये थोड़ा सा जो स्ट्रक्चर है, ब्लड कैसे लंग्स के पास जा रहा है और कैसे ये फिर वापस आ रहा है, ये पूरा स्ट्रक्चर आप याद रखिएगा। एक बार मैं फिर से इसको रिवाइज करता हूँ, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले बॉडी या फिर ब्लड ऑर्गन से जो कि कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड है, ये कहाँ पे जा रहा है, दिस इज गोइंग टू आवर राइट एट्रियम इन द हार्ट। राइट एट्रियम से ये जा रहा है राइट वेंट्रिकल्स में, ये जो है दिस इज राइट वेंट्रिकल्स। राइट वेंट्रिकल से ये ब्लड निकल रहा है और जा रहा है लंग्स के पास, ये है लंग्स। ठीक है, लंग्स के पास ब्लड में ऑक्सीजन मिक्स हो रहा है और ये ब्लड फिर वापस जा रहा है कहाँ पे, दिस इज गोइंग टू लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम से ये, यहाँ लेफ्ट एट्रियम से ये लेफ्ट वेंट्रिकल्स में जा रहा है, किसके थ्रू, बाइकॉस्पिड वाल्व्स के थ्रू। और बाइकॉस्पिड वाल्व से होता हुआ ये फिर किधर निकल जाएगा, दिस इज गोइंग टू लेफ्ट वेंट्रिकल्स। और फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से ये हमारी बॉडी को या फिर ऑर्गन्स को सप्लाई कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये जो है पूरा ब्लड का हमारे हार्ट के अंदर कैसे चल रहा है, मूव कर रहा है और कैसे ये लंग्स के पास जा रहा है और मूवमेंट हो रहा है, ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा इस पूरे स्ट्रक्चर में। आइए इसको थोड़ा सा इस डायग्राम से समझिए। ये जो डायग्राम है, सबसे पहले है राइट एट्रियम ब्लड का, हार्ट का, और यहाँ पे लेफ्ट एट्रियम में ऊपर वाला पोर्शन है। नीचे आपको दिख रहा होगा राइट वेंट्रिकल से, यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल से। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ब्लड जो है सबसे पहले कहाँ पे एंट्री करेगा, तो ये एंटर करेगा राइट आर्टरियम में। ये जो दिख रहा है आपको, दिस इज राइट आर्टरियम। यहाँ से ब्लड एंट्री कर रहा है और आएगा राइट एट्रियम के पास। राइट एट्रियम से ये ब्लड कहाँ पे जा रहा है, दिस इज गोइंग टू राइट वेंट्रिकल्स। ठीक है, राइट वेंट्रिकल से ये ब्लड निकलेगा और पल्मोनरी आर्टरी से होता हुआ कहाँ पे जाएगा, लंग्स के पास यानी कि फेफड़ों के पास। फेफड़ों के पास क्या होगा, फेफड़ों के पास ब्लड में जो CO2 था उसको निकाला जाएगा, ऑक्सीजन मिक्स किया जाएगा। और यहाँ पे प्रश्न भी बनता है कि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जो ब्लड आ रहा है वो कौन से आर्टरीज से बहता है, तो वो है पल्मोनरीज आर्टरीज। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरीज से ब्लड जो फ्लो कर रहा है वो कार्बन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ठीक है, ये लंग्स में जा रहा है और लंग्स से ये फिर ब्लड आगे बढ़ेगा और ये बढ़ रहा है कहाँ पे, ये जा रहा है यहाँ पे प्योर होने के बाद लंग्स में मतलब ब्लड में ऑक्सीजन मिक्स हुआ है और ऑक्सीजन मिक्स होकर के ये फिर से वापस आएगा हार्ट के पास पल्मोनरी वेंस के थ्रू। तो पल्मोनरी वेंस यहाँ पे हैं और इसमें एक प्रश्न यहाँ पे भी बनता है कि कौन सी ऐसी वेंस हैं जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है। अक्सर जो वेंस होती हैं उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है यानी कि CO2 मिक्स्ड ब्लड बहता है, लेकिन पल्मोनरी वेंस में ऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है और ये यहाँ से फिर एंटर करेंगे हमारे हार्ट के अंदर और हार्ट से ये लेफ्ट आर्टरियम में एंटर कर रही हैं। लेफ्ट आर्टरियम से ये बाइकॉस्पिड वाल्व से होता हुआ नीचे आएंगी और नीचे ये लेफ्ट वेंट्रिकल्स में जाएंगी और लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर ये यहाँ पे अरोटा से होता हुआ हमारी पूरी बॉडी में फ्लो करा दी जाती हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने डायरेक्ट ऐसे बताया था, बल्कि ये इसी अरोटा से होकर जाती हैं यहाँ अंदर से और फिर ये पूरी बॉडी में यहाँ पे फ्लो करा दी जाती हैं। आइए एक 3D मॉडल से हम लोग हार्ट के भी स्ट्रक्चर को अच्छे से समझते हैं कि कैसे ब्लड यहाँ पे फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं दिस इज ऑफ हार्ट। हार्ट को 3D में यहाँ पे दिखाया गया है, ये हमारा हार्ट है। ठीक है, क्या है, दिस इज आवर हार्ट। ओके, और यहाँ से ब्लड कैसे फ्लो कर रहा है एक बार मैं इसको अच्छे से यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, जब हम बात करेंगे ब्लड के फ्लो की तो हमने बात करी कि यहाँ पे बॉडी है हमारी, दिस इज आवर बॉडी। बॉडी से CO2 और ब्लड यानी कि यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि CO2 प्लस ब्लड मिक्स हो रहा है और ये कहाँ पे जा रहा है, दिस इज गोइंग टू राइट आर्टरिया। दिस इज आवर राइट आर्टरिया। ब्लड के दो पार्ट हमने पढ़े, एक बार राइट आर्टरिया, यहाँ पे है लेफ्ट आर्टरिया, नीचे की तरफ है लेफ्ट वेंट्रिकल्स और इधर की तरफ है राइट वेंट्रिकल्स। ये चार हम लोगों ने बात पढ़ी।
ब्लड राइट आर्टरिया से कहाँ पे एंट्री कर रहा है, राइट वेंट्रिकल्स में। यहाँ पे आपको एक वॉल्व देखने को मिलेगा, अभी वॉल्व को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे ये वाला जो वॉल्व है इसको हम लोग कहते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व, जिससे ब्लड राइट आर्टरिया से राइट वेंट्रिकल्स में एंट्री कर रहा है, दिस इज ट्राइकस्पिड वॉल्व, ठीक है। अब राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ पे जाएगा, दिस इज गोइंग टू लंग्स, ठीक है। और लंग्स में ये किसके द्वारा जा रहा है, तो पल्मोनरीज आर्टरीज के द्वारा जा रहा है। ब्लड कैसा है, ब्लड है CO2 मिक्स, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि जो इम्प्योर ब्लड है वो कहेगा। प्रश्न कहाँ पूछता है, प्रश्न पूछता है कि जो ऐसा आर्टरीज के बारे में बताइए जो CO2 युक्त ब्लड को लेकर चलते हैं या CO2 युक्त ब्लड को फ्लो कराते हैं, तो दैट इज पल्मोनरी आर्टरीज। एक बार लंग्स में ब्लड प्योर होने के बाद, यानी ब्लड में क्या मिक्स होता है, ऑक्सीजन, और ये एक बार मिक्स हो गया तो ये फिर कहाँ जाता है, ये जाता है हमारे लेफ्ट आर्टरिया में। लेफ्ट आर्टरिया में जिस नली से जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, दैट इज पल्मोनरी वेन्स। तो कब प्रश्न कैसा पूछता है कि कौन सी ऐसी वेन्स है जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है, तो दैट इज पल्मोनरी वेन्स। यहाँ से फिर ब्लड आगे जाएगा किसमें, लेफ्ट वेंट्रिकल्स में, और लेफ्ट वेंट्रिकल्स में जिस वॉल्व के थ्रू जा रहा है दैट वॉल्व इज नोन एज बाइकस्पिड वॉल्व, बाइकस्पिड वॉल्व, ठीक है। तो ये इतनी बातें हार्ट के बारे में आई होप आपको समझ में आ रही होंगी कि ब्लड किधर से किधर फ्लो कर रहा है। एक बार इस जो ये वॉल्व है इनके बारे में समझ लीजिए। आपको ये दिख रहे हैं दोनों वॉल्व, यहाँ पे जो वॉल्व दिख रहा है दिस इज ट्राइकस्पिड वॉल्व, ठीक है, और इधर की तरफ जो दिख रहा है दैट इज बाइकस्पिड वॉल्व, ठीक है। ये बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व को थोड़ा सा ध्यान से समझे रहिएगा। तो आई होप आपको ब्लड के बारे में जो भी चीज़ें हैं वो अच्छे से यहाँ पे समझ में आ चुकी हैं, कैसे ब्लड दिखता है, किधर से ब्लड फ्लो कर रहा है और क्या इसका स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं हम लोग हार्ट से रिलेटेड कुछ टेक्स्ट और फंक्शंस के बारे में, कुछ इससे संबंधित बीमारियाँ हैं उनके बारे में, ठीक है। तो देखिए जो हार्ट है आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा सबसे पहले कि जो हार्ट से रिलेटेड कुछ टेक्स्ट किए जाते हैं। टेस्ट वो क्या होता है कि हमारा हार्ट क्या फंक्शन कर रहा है, कैसे कर रहा है, सही है कि नहीं है। इससे रिलेटेड दो आप लोगों को देखने को मिलेगा टेस्ट। एक है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, जिसे हम लोग ECG बोलते हैं। क्या है, ECG। ECG मतलब कि आप लोगों ने फिल्मों में भी देखा होगा कि ECG जो होता है ये एक तरह की मशीन होती है, इसमें PQRS ग्राफ होता है, ठीक है। PQRS ग्राफ होता है और ये ग्राफ ऊपर नीचे मूव करता रहता है, ठीक है। ये क्या है, ये बेसिकली हम लोगों को दिखाता है कि हमारा जो हार्ट है वो अच्छे से फंक्शन कर रहा है। यदि ये ग्राफ प्लेन हो गया, इस तरह से सीधा हो गया, तो हमारी डेथ हो जाएगी, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा फिल्मों में कि ग्राफ चलता रहता है, अचानक से ये क्या होता है, टिंग सीधा बोल देता है, यानी कि वो डेड हो जाएगा, ठीक है। तो PQRS ग्राफ या फिर ECG जो है, ECG इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ये क्या बताता है कि हमारा जो हार्ट है वो कैसे फंक्शन कर रहा है, क्या इसमें इसकी गति है, ठीक है। नेक्स्ट जो टेस्ट है दैट इज ट्रेडमिल टेस्ट। क्या है, ट्रेडमिल टेस्ट। ट्रेडमिल टेस्ट का मतलब क्या है, यानी कि एक पर्सन जो है वो एक ट्रेडमिल पे दौड़ना शुरू करेगा। ट्रेडमिल क्या होता है, तो आप लोगों ने देखा होगा जिम के अंदर ऐसा कुछ स्ट्रक्चर रहता है, ठीक है। यहाँ पे इंसान क्या है, खड़ा होगा और खड़ा होकर दौड़ता है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ ट्रेडमिल पे दौड़ता है वो। ट्रेडमिल पे दौड़ने से क्या होगा, हमारी हार्ट की रेट है वो बढ़ेगी, और इससे संबंधित हमारे जो ट्रेडमिल टेस्ट करते हैं वो हमारे बॉडी पे अलग अलग सेंसर्स लगा देते हैं, ठीक है। और ये जो सेंसर्स हैं ये रीड करते हैं डाटा को, और डाटा को रीड करके कंप्यूटर में फीड करते हैं। तो फिर वहाँ से क्या होता है कि ट्रेडमिल से जब हम दौड़ रहे होते हैं तो जो भी हमारे हार्ट की एक्टिविटी है, हार्ट बीट है, लंग्स है, इन सब के फंक्शंस के जो सेंसर्स वो रेट करते हैं, रीड करते हैं, और रीड करके उसको कंप्यूटर में फीड करते हैं। तो वो ट्रेडमिल टेस्ट पे क्या होता है कि इस तरह से दौड़ने से जो कंप्यूटर है वो हमारे हार्ट के बारे में, हार्ट बीट के बारे में सभी डाटा को इकट्ठा करके और फिर हमें एक रिपोर्ट तैयार करके देता है। तो दैट इज नोन एज ट्रेडमिल टेस्ट, ठीक है। अब इससे संबंधित कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं। हमारा हार्ट है चूँकि इसका बहुत इंपॉर्टेंट काम है हमारी पूरे बॉडी में, हर जगह पे ब्लड को सप्लाई करना, न्यूट्रिएंट्स को फेंकना ब्लड के थ्रू इधर से उधर सभी जगह पे सप्लाई करने का काम है। अब इससे संबंधित कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स भी आती हैं। कई बार क्या होता है कि जो नसें हैं ये नसें ही ब्लॉक हो जाती हैं, ठीक है। अब नसें यदि ब्लॉक हो जाएंगी तो क्या होता है, इन नसों को सही करना पड़ेगा, कट करके सही करें या फिर उसको कैसे भी सही करें। जो सबसे पहला तरीका है वो क्या होता है, दैट इज एंजियोप्लास्टी। क्या कहलाती है, एंजियोप्लास्टी। एंजियोप्लास्टी क्या होता है, एंजियोप्लास्टी में इसमें एक स्टेंट प्लेस किया जाता है। स्टेंट क्या होता है, स्टेंट प्लेसमेंट। स्टेंट प्लेसमेंट क्या होता है, तो देखिए हमारी जो नसें हैं, सपोज कि ये हमारी नस है, ठीक है। ये नस पिचक गई है, कुछ ऐसे हो गई है, इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल या फिर कोई चीज़ जमा हो गई जिसकी वजह से जो हमारी नस है इसका जो रास्ता है ये क्या हो गया, काफ़ी पतला हो गया। अब ऐसे में क्या होगा कि जो एक स्टंट लिया जाता है, स्टंट क्या होता है, एक स्ट्रक्चर है,
ये मेटल का एक स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, ऐसे ऐसे कार्बन फाइबर का भी बनता है, ठीक है। आपको यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है ये वाला जो स्ट्रक्चर है, इसकी बात कर रहा हूँ। तो ये क्या है, ये इसे हम लोग कहते हैं स्टेंट, ठीक है। अब स्टेंट क्या है कि जहाँ पे भी नसें ऐसे पतली हो गई हैं वहाँ पे इस स्टेंट को अंदर डाल दिया जाएगा, जिससे ये क्या करेगा कि इस पूरे चीज़ को चौड़ा कर देगा, ठीक है। एक बार ये जो पूरा नस है ये अपने रेगुलर फॉर्म में आ जाएगी, तो इसके अंदर जो फ्लो है वो न्यूट्रिएंट्स का या फिर ब्लड का जो फ्लो है वो ईजी हो जाएगा, ठीक है, और ईजी टू फ्लो हो जाएगा। तो स्टेंट प्लेसमेंट में क्या होता है, एंजियोप्लास्टी में क्या होता है, इसमें हम लोग स्टेंट प्लेस करते हैं, क्या करते हैं, स्टेंट प्लेस करते हैं, जो भी ब्लॉक नसें होती हैं उसके अंदर, ठीक है। ये पहला है, यदि हमें अपनी नसों को या फिर कहीं नसों में यदि कोई ब्लॉकेज हो गया तो उसको सही करने का पहला तरीका क्या है, स्टेंट प्लेसमेंट, जिसे हम लोग कहते हैं एंजियोप्लास्टी, ठीक है। दूसरा है कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग, या फिर इसको हम लोग बाईपास ग्राफ्टिंग के भी नाम से जानते हैं, ठीक है, या आर्टरी बाईपास के नाम से भी जानते हैं, ठीक। आर्टरी बाईपास क्या होता है कि सपोज कीजिए हमारी एक नस है ऐसे और ये यहाँ पे ब्लॉक हो गई, ठीक है, कुछ इस तरह से एक नस थी ऐसे रेगुलर और यहाँ पे कुछ ना कुछ इसमें जमा होगा जिससे ये नस जो है पूरी ब्लॉक्ड हो चुकी है। ब्लॉक्ड हो चुकी है तो क्या करें, इसको हम लोग छोड़ देते हैं और यहाँ से एक दूसरी नस यहाँ से कनेक्ट कर देते हैं, जो कि जैसे हम लोगों ने देखा है एक रेलवे ट्रैक होता है, इसके इधर से इधर जाने के लिए रास्ता नहीं है तो क्या करते हैं हम लोग नीचे से एक बाईपास दे देते हैं, ठीक है। तो एक अंडरग्राउंड पास दे करके इधर से निकाल देते हैं रास्ते को, ठीक है। कुछ वैसा ही यहाँ पे भी हो रहा है, यहाँ पे जो रेगुलर नस थी उसमें कुछ ना कुछ ब्लॉकेज हो गया तो उसको हम लोग बाईपास करके और वेंस के थ्रू दूसरी वेन कनेक्ट करके यहाँ से और इस तरह से दूसरा रास्ता दे देते हैं ब्लड को फ्लो करने के लिए, ठीक है। तो दिस इज नोन एज आर्टरी बाईपास, आर्टरी बाईपास, ठीक है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, आर्टरी बाईपास, ओके, आर्टरी बाईपास। ये दूसरा तरीका है यदि कभी नसों में या फिर यहाँ पे कहीं दिक्कत होती है। थर्ड क्या है, थर्ड इज पेसमेकर इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। पेसमेकर क्या होता है, देखिए पेसमेकर ये क्या होता है, तो ये एक्चुअली एक वोल्ट जनरेटर है, ठीक है। वोल्ट जनरेटर क्या होता है, यानी कि ये एक तरह का इलेक्ट्रिक वोल्ट या फिर शॉक जनरेटर है, ठीक है, इलेक्ट्रिक शॉक जनरेटर। देखिए जो हमारा हार्ट है उस हार्ट में 4 चैम्बर देखे थे, उनमें से एक जो राइट एट्रियम होता है, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि एक तरह का ऐसे नोड होता है, क्या होता है, ऐसे नोड। ये एक तरह का इलेक्ट्रिक सिग्नल, जो इलेक्ट्रिक सिग्नल है ये जनरेट करता है, ठीक है। और ये जो इलेक्ट्रिक सिग्नल है ये क्या करेगा, हमारे हार्ट को बीट करने में मदद करता है, यानी हमारा हार्ट दबेगा फूलेगा, दबेगा फूलेगा, दबेगा फूलेगा, ठीक है। तो ये ऐसे नोड जो है ये नेचुरली होता है, ऐसे नोड जो है ये नेचुरल में मतलब हर एक हार्ट में ये प्रेजेंट रहेगा, ऐसे नोड, ठीक है। कई बार क्या होता है कि ये ऐसे नोड खराब हो जाता है, यानी कि जो इलेक्ट्रिक सिग्नल मिल रहा था हमारे हार्ट को पंप होने के लिए वो क्या हो गया, खराब हो गया। ऐसे में क्या होता है कि एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस लगाई जाती है, आर्टिफिशियल इलेक्ट्रिकल डिवाइस, जिसे हम लोग कहते हैं पेस मेकर। क्या है ये, पेस मेकर, ठीक है। पेस मेकर यानी कि ये क्या करेगी, समय समय पर इलेक्ट्रिक सिग्नल जनरेट करती रहती है, ठीक है, इलेक्ट्रिक सिग्नल जनरेट करती रहती है। और इसी इलेक्ट्रिक सिग्नल को फिर ये जो इसका एक वायर निकला हुआ है आपको दिख रहा होगा ये लंबा सा, ये वायर कहाँ पे लाके ये राइट आर्टरिया जो होता है वहाँ पे ला करके कनेक्ट कर दिया जाता है और ये फिर रेगुलर अपना सिग्नल छोड़ती रहती है और इस सिग्नल से फिर हमारा हार्ट जो है वो अपना धड़कता रहता है, ठीक है। इसको लगाना तो सही है, ठीक है, यदि किसी को कोई प्रॉब्लम हो गई है ऐसे नोड में तो इसको लगा सकते हैं, लेकिन इसका एक ड्रॉबैक ये है कि यदि आप कभी भी हाई इलेक्ट्रिक फील्ड वाले जोन में यदि जाते हैं, ठीक है, यदि हाई इलेक्ट्रिक फील्ड वाले जोन में आप जाते हैं तो फिर ऐसे जगहों पे ये इम्पैक्टेड हो जाती है, यानी कि यदि आपके ऊपर से कोई हाई टेंशन वायर गुजर रहा है, ठीक है, ऐसे उसके नीचे से आप क्रॉस कर रहे हैं या फिर एक ट्रांसफार्मर, हैवी ट्रांसफार्मर के पास में जाके आप खड़े हो जाते हैं, ये क्या है, इलेक्ट्रिक सिग्नल्स जनरेट करती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करती हैं। और इन फील्ड्स के अंदर यदि आप जाते हैं तो इसका खुद का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है जो जनरेट हुआ रहता है इस छोटी सी मशीन का, पेस मेकर का, वो डिस्टर्ब हो जाता है और ऐसे में ये बंद भी हो सकती है और यदि बंद हो गई तो फिर आपका हृदय धड़कना बंद कर देगा और आपकी डेथ हो जाएगी, ठीक है। तो पेस मेकर को जो भी लोग लगाए रहते हैं उनको इतनी हिदायत दी जाती है कि आप कभी भी हाई इलेक्ट्रिक फील्ड वाले जोन में न जाएँ, ठीक है। पेसमेकर के बाद जो नेक्स्ट है दैट इज़ हार्ट ट्रांसप्लांट। हार्ट ट्रांसप्लांट एकदम सीरियस कंडीशन होती है, यदि किसी को चोट लग गई, ठीक है, एक्सीडेंट हो गया, हार्ट एकदम डायरेक्ट हार्ट में ही कोई चीज़, कोई चाकू या फिर भाला कुछ घुस गया, एक्सीडेंट हो गया या फिर हार्ट में कुछ दिक्कत हो गई, रिब्स टूट गई हैं, ऐसे में क्या होता है कि हार्ट पे यदि कोई भी आएगा प्रॉब्लम तो फिर हम लोगों को हार्ट ट्रांसप्लांट करना ही पड़ता है। हार्ट ट्रांसप्लांट काफ़ी एक कॉम्प्लेक्स सर्जरी मानी जाती है, ऐसे में इसको जो सर्जन होते हैं काफ़ी
हार्ट के जो सर्जन होते हैं, जो कि कार्डिया के सर्जन होते हैं, जो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड होते हैं, वही लोग इसको परफॉर्म करते हैं। और ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स सर्जरी मानी जाती है हार्ट ट्रांसप्लांट की। ओके, ओपन हार्ट सर्जरी क्या है कि अपने हार्ट में ही यदि कहीं पे कोई ब्लॉकेज हो गई है, ये जो हमारा हार्ट है इसमें ही कहीं पे कोई ब्लॉकेज हो गई है, ठीक है, तो ये जो ब्लॉकेज है उसको रिमूव करने के लिए इस पूरे पोर्शन को ओपन किया जाता है, जैसे हम लोग एक रेगुलर सर्जरी करवाते हैं वैसे ही। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दिया जाता है कि कहीं भी एक्स्ट्रा कट ना लगे, क्योंकि ये बहुत ही पावरफुल मशीन है। जो हार्ट है अपना, ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल मशीन है। यदि यहाँ पे कोई भी गलती से कट लग गया तो पूरा ये हार्ट ही बर्बाद हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से और बड़ी ही सलीके से इसकी ओपन हार्ट सर्जरी की जाती है, जिनको भी हार्ट में संबंधित कोई प्रॉब्लम होती है। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखिएगा, दैट इज CPR, ठीक है, CPR। इसको हम लोग कहते हैं कार्डियो पल्मोनरी रेस्क्यूएशन, ठीक है, कार्डियो पल्मोनरी रेस्क्यूएशन। ये प्रश्न भी इस साल पूछा गया था UPPCS 2024 में। इस साल ये प्रश्न पूछा गया था वहाँ पे कि जो CPR है इसका फुल फॉर्म क्या है। CPR का फुल फॉर्म, इसको फुल फॉर्म क्या है, कार्डियो पल्मोनरी रेस्क्यूएशन, कार्डियो पल्मोनरी रेस्क्यूएशन। इसमें क्या होता है कि कई बार जो हार्ट है वो बीट करना बंद कर देता है, ठीक है, और ऐसे में हार्ट अटैक की प्रॉब्लम आ जाती है, कार्डियक अरेस्ट की प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है, कार्डियक अरेस्ट या फिर हार्ट अटैक, ठीक है, हार्ट अटैक। इन सब प्रॉब्लम्स में क्या होता है कि हमारा जो हार्ट है वो बीट करना बंद कर देता है। कोई ऐसी सिचुएशन हो जाए, ऐसे में हार्ट क्या बीट करना बंद कर देता है। तो ऐसे में क्या किया जाता है कि जो डॉक्टर्स होते हैं या फिर जो कोई एक पर्सन हो जिसने CPR देना सीखा हो, वो क्या करते हैं, वो हमारे चेस्ट पे दोनों तरफ हाथ रख करके इसको दबाते हैं ज़ोर ज़ोर से, ठीक है, ताकि इस हार्ट को फिर से इस चीज़ का रियलाइजेशन हो कि इसे बीट करना है, ठीक है। ये अपना बीटिंग बंद कर चुका है, जिससे क्या है कि ब्लड का फ्लो हमारी बॉडी में नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे में इसके दोनों तरफ हाथ रख करके इसको दबाया जाता है। कई बार इलेक्ट्रिक जो शॉक है वो भी दिया जाता है, ताकि इसको थोड़ा सा ये रिमाइंड हो कि इसे बीट करना है। और ऐसे में क्या होता है कि ये अचानक से फिर से बीट करना स्टार्ट कर देता है। कई बार ऐसे सिचुएशन आ जाती हैं, कभी ऑक्सीजन या फिर किसी न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है, जिससे कि ये बीटिंग बंद कर देता है अचानक से। ऐसे में इसको दबाया जाता है और दबाते ही वक्त ही फिर क्या होता है, ये बीट करना स्टार्ट कर देता है। दैट इज नोन एज CPR, क्या है, कार्डियो पल्मोनरी रेस्क्यूएशन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी ब्लड से संबंधित, ये सारी चीज़ें किससे संबंधित थी, हार्ट से संबंधित, ठीक है। अब ये एक बार कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को समझ लेते हैं जो कि हार्ट से ही संबंधित है, ठीक है। बात करेंगे यदि फैक्ट्स की जो हार्ट से संबंधित है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको याद रखना है। जो हार्ट की साउंड होती है, ठीक है, उस साउंड को हम लोग बोलते हैं लब डब। क्या बोलते हैं, लब डब, लब डब, लब डब। जो डॉक्टर्स स्टेथोस्कोप लगा करके हमारे हार्ट पे रख करके जो चेक करते हैं, वो क्या कहलाती है, साउंड, दैट साउंड इज नोन एज लब डब। जब भी आप भी स्टेथोस्कोप लगाएंगे और अपने कान में सुनेंगे, सो दैट साउंड यू कैन हियर, दैट इज नोन एज लब डब, लब डब, लब डब, ठीक है। यहाँ पे एक और टर्म आपको सुनने को मिलेगा, दैट इज सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक। देखिए जो हार्ट है, ठीक है, इसका क्या काम है, बीटिंग का, बीट करता है, ठीक है। अब जब ये बीट करेगा तो इस पर दो प्रोसेस होगी, एक इसमें जब हार्ट पिचकेगा और एक जो हार्ट फूलेगा। तो जब हार्ट पिचकता है दैट इज नोन एज सिस्टोलिक, क्या कहलाता है, सिस्टोलिक। और जब हार्ट फूलता है दैट इज नोन एज डायस्टोलिक, ठीक है, सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक। अब जब पिचकेगा तो उसमें प्रेशर भी ज़्यादा होगा, क्योंकि ब्लड को पुश कर रहा है आगे की तरफ, प्रेशर होता है 120। जब ये पिचकता है तो उस समय प्रेशर होता है 80, ठीक है। तो 120/80 सिस्टोलिक अपन डायस्टोलिक, इसका जो प्रेशर है वो है, ठीक है। अब बात करेंगे यदि प्रेशर से ही संबंधित, तो हमें एक प्रॉब्लम समझ में आती है जो दैट इज ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर क्या है कि जब हमारा जो ब्लड का प्रेशर है वो ज़्यादा हो और ये बहुत ज़्यादा कम हो, उससे जो प्रॉब्लम होती है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ब्लड प्रेशर, ठीक है। अब ये दो तरह से होगा, एक होगा जब ब्लड प्रेशर बहुत ही ज़्यादा हाई हो जाएगा, ठीक है। तो जब ब्लड प्रेशर हाई होगा, ठीक है, जब ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई हो तो दैट इज नोन एज हाइपर टेंशन। क्या बोलता है, हाइपर टेंशन इसको बोलते हैं। और यहाँ पे जो ब्लड प्रेशर है वो 120 से क्या होगा, मैक्सिमम देखने को, इससे ऊपर देखने को मिलेगा, ठीक है। वहीं पे एक होता है हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन यानी कि ब्लड प्रेशर जो है वो लो होता है, कैसा होता है, लो होता है। और यहाँ पे जो ब्लड प्रेशर देखने को मिलता है वो 80 से भी कम देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये जो कंडीशन कहलाती है जिसमें ब्लड प्रेशर लो हो, 80 से कम हो, एक जो अपनी नॉर्मल ब्लड प्रेशर उससे कम हो, दैट इज नोन एज हाइपोटेंशन। क्या कहलाता है, हाइपोटेंशन, ठीक है। फिर हम लोगों ने पल्मोनरी आर्टरीज के बारे में बात करी। पल्मोनरी आर्टरीज मतलब इस ऐसी आर्टरीज हैं जो नाम तो आर्टरीज है लेकिन ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। क्या करती हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, यानी ब्लड के साथ क्या मिक्स्ड है, CO2 मिक्स्ड है, ऐसा ब्लड कैरी करती हैं। वहीं पे पल्मोनरी वेंस की जब हम बात करते हैं तो ये ऑक्सीजनेटेड, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, ठीक है, यानी ब्लड के साथ क्या मिक्स है यहाँ पे, ऑक्सीजन, ठीक है।
बात करेंगे यदि कोरोनरी साइनस की, तो कोरोनरी साइनस एक ऐसी नस है जो हमारे हार्ट के ब्लड की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करती है। तो इट फुलफिल्स रिक्वायरमेंट ऑफ ब्लड फॉर हार्ट। कहने का मतलब क्या है, देखिए हलवाई है, उसका काम है मिठाई बना करके दूसरों को खिलाना, ठीक है, लेकिन हलवाई खुद भी तो मिठाई खाएगा, ऐसा तो है नहीं कि वो खुद मिठाई नहीं खाएगा। तो यहाँ पे हार्ट का काम है पूरे बॉडी में हर एक ऑर्गन तक ब्लड पहुँचाना, लेकिन हार्ट को भी तो ब्लड की ज़रूरत पड़ेगी। तो जो ऐसी नसें होती हैं जो ब्लड सप्लाई करती हैं हार्ट को ही, हार्ट में भी अलग अलग फंक्शंस हैं, उसमें भी वॉल्व हैं, इन वॉल्व को भी फंक्शन करने के लिए यहाँ पे ब्लड की जो ज़रूरत है, तो उन सब में जो ब्लड की सर्कुलेशन में जो हेल्प करता है हार्ट के अंदर, हार्ट को, दैट इज नोन एज कोरोनरी साइनस। यानी कि हार्ट को यदि ब्लड की जरूरत है तो वो किसके द्वारा फुलफिल की जाती है, वो फुलफिल की जाती है कोरोनरी साइनस के द्वारा, ठीक है। जब बात करेंगे हार्ट के लेयर्स की, तो देयर आर 3 लेयर्स ऑफ हार्ट, ठीक है, 3 लेयर्स ऑफ स्किन, ठीक है। कितने स्किन्स होती हैं, 3 लेयर होती हैं स्किन्स की, किसके ऊपर, हार्ट के ऊपर। क्यों होती हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर जनरेट हो रहा है, यदि ये जो मांसपेशियाँ हैं वो मजबूत नहीं होंगी तो फिर क्या होगा, ये ब्लास्ट हो सकता है, ठीक है। अगर पतली चमड़ी होगी तो फिर वो फट जाएगा, ठीक है। हम लोगों ने बात भी करी थी कि यहाँ पे कौन सी मसल्स होती हैं, दैट इज कार्डियक मसल्स, कार्डियक मसल्स, ठीक है। और ये मसल्स कैसी होती हैं, ये वॉलेंट्री होती हैं या नॉन वॉलेंट्री होती हैं, तो दीज आर नॉन वॉलेंट्री, ठीक है, यानी कि हमारे इच्छा पे नहीं डिपेंड करती बल्कि अपना काम रेगुलर करती रहती हैं, ठीक है। चैम्बर्स की यदि बात करेंगे तो हार्ट में कितने चैम्बर्स हैं, 4 चैम्बर्स हैं। एवरेज वेट की बात करेंगे तो 250 से 300 ग्राम या 350 ग्राम, इतने तक ही होता है हमारे हार्ट का वेट, ठीक है। पंप्स पर मिनट की जब हम बात करते हैं, तो जब एक एडल्ट की बात करते हैं तो उसमें 72 बार, 72 टाइम्स जो हार्ट है हमारा वो बीट करता है, ठीक है, 72 टाइम्स इन एडल्ट, ओके। तो ये हमारा हार्ट बीट है जो कि 72 बार सुनने को मिलता है 1 मिनट में, ओके। तो दिस वाज सम फैक्ट्स रिलेटेड टू हार्ट। आई होप आप लोगों को हार्ट से संबंधित ये सारी चीज़ें और जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उससे संबंधित ये सारी चीज़ें अच्छे से स्पष्ट रूप से समझ में आई होंगी। मिलेंगे किसी अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।